इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो सिंपली ऊपर से नीचे तक, शुरू से आखिरी तक बुक को आप देखते रहेंगे और जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सिंपली जो बीच में इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी की बुक में? सिंपली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको पूरा क्लियर एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ें समझना। तो अगर आप बोर मॉडल ऑफ एटम को समझना चाहते हैं, क्योंकि जो बोर मॉडल ऑफ एटम है वो किसके बेसिस पे बना हुआ है? सिंपली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, सिंपली जो बोर ने यहाँ पे जो मॉडल दिया है उसने इन्हीं दो चीजों को कॉन्सेप्ट लेके अपने मॉडल को दिया। अब जब ये दिया, देखिए आपको पता है कि अगर मुझे बोर मॉडल बताना है तो मुझे ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए तभी मैं बोर मॉडल को बता पाऊं। अब ये जो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके अंदर भी दो चीजें हैं, सिंपली आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर भी दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है, आपको पता है डुअल नेचर लिखा है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके यहां पर कितने दो नेचर है। पहला क्या है, पार्टिकल, ठीक है, दूसरा क्या है, वेव। अब आपने ये दोनों चीज देखी, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पार्टिकल के अंदर क्या देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो सिंपली हम देखिए अब इस तरीके से हम क्या होता है कि इस तरीके से हम शेड्यूल करते हैं चीज़ों को। अब आपको चीज़ें समझना इजी हो जाएगा। हमने क्या किया, हमें पता है कि सिंपली बोर मॉडल अगर हमें समझना है तो हमें ये दोनों चीज़ समझनी होगी, और इसके साथ एक्सपेक्ट्रा, इसके साथ क्या है, स्पेक्ट्रा है जो कि इमिशन एक्सपेक्ट्रा है, ये सब चीज़ें समझनी होगी। अब इसके अंदर देखिए क्या है कि डुअल नेचर की बात की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर है। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप पार्टिकल नेचर को समझना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना। अब ये अगर आपने दो समझ लिया तो इससे आपका एक चीज और किया हो जाएगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। देखिए सब चीजें लिंक है। अब अगर आपने ये समझ लिया तो आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी इन्हीं दोनों के बेसिस पे दी गई है। सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इन दोनों को समझ लेंगे, इन दोनों को यानी कि पार्टिकल नेचर समझ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो इन्हीं को किसी ने एक्सप्लेन किया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने अपने थ्योरी के अंदर इसी को एक्सप्लेन किया है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने दिया, इससे रिलेटेड ही थ्योरी दी, किससे, पार्टिकल से। कभी कभी क्या होता है कि पार्टिकल नेचर की जब बात आती है तो सबसे पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी ही आती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल नेचर की बात होगी तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के साथ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगा ही आएगा। तो ये ओवरव्यू है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है, इसकी लिमिटेशन क्या थी जिसके कारण हमारा कहा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। सिंपली एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जब पहले आई तो उसकी कुछ क्या थी कि यहां पर लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, उसने पहली चीज तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज यहां पे क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तीसरी चीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब कि सिर्फ इसने वेव थ्योरी ने कुछ चीज़ों को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है। और इसी ड्रॉबैक को पूरा किसने किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा किया नेचर थ्योरी ने। नेचर थ्योरी किसकी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं समझ लेते हैं क्या कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती क्या है।
सिंपली, ठीक है। इसके बाद अब इस तरीके से हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। मैंने ये पूरा ओवरव्यू दे दिया, आई होप आपको, मतलब ये अगर ओवरव्यू आप समझ गए तो आप 50% समझ गए। अब मैं बात करता हूं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब देखिए इसके तो 3 पॉस्टुलेट, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है। सिंपली इन्होंने कहा क्या, देखिए इन्होंने क्या कहा कि तो इन्होंने सिंपली पहला पॉइंट ये कहा कि चाहे कोई सा भी सोर्स हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो एक गर्म लोहा हो या फिर एक जलता हुआ बल्ब, कोई सा भी सोर्स हो, वो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को इमिट करेगा और उसी रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, रेडिएंट एनर्जी। सिंपली उन्होंने यही कहा, द एनर्जी इज इमिटेड बाय any source continuously in the form of radiation, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेव, और वेव, and it is known as, क्या कहलाएगा ये हमारा, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो सिंपली यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने पहला नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या कहा कि चाहे कोई सा भी सोर्स हो, यानी कि हीट सोर्स हो, ऐसा नहीं कि कोई सा भी सोर्स हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सोर्स की बात कर लेते हैं, सोर्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपली सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे चाहे हमारा हॉट आयरन हो, ठीक है, या फिर चाहे हमारा फिलामेंट हो, ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली क्या करेंगे कि एनर्जी को इमिट करेंगे। कोई सा भी सोर्स हो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में या फिर वेव्स के फॉर्म में इमिट करेगा। अब लेकिन देखिए सोर्स क्या होना चाहिए, हीट ही सोर्स होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लोहा ऐसे ही पटक दिया, अब इससे आप कहें कि ये एनर्जी को इमिट करेगा, ऐसा नहीं। उसको अगर कोई हमने एनर्जी दी है, पहले अगर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जैसे कि अब मैं अगर फिलामेंट की बात करूंगा तो मैंने पहले उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, तो वो जल रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि उसको यहाँ पर एनर्जी को इमिट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हॉट आयरन, पहले मैंने उसको हॉट किया, उसने एनर्जी को इमिट किया, अब वो रिलीज कर रहा है। तो जो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है किस फॉर्म में यहाँ पे रिलीज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली ग्राफ के थ्रू मैं सेकेंड पॉइंट आपको समझाता हूँ। ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये मैंने क्या किया कि इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे एक और बना लेते हैं। ठीक है, सिंपली ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। इस तरीके से आप समझेंगे तो सही होगा। कैसे, देखिए जैसे एक ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, तो जो ये वाला होगा ना, देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब अगर इन दोनों से हमें एक तीसरा परपेंडिकुलर बनाना जेड एक्सिस, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहीं पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारी यहाँ पर रेडिएशन है या फिर वेव्स हैं, वो किस तरीके से बनी होती हैं, वो कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर एज वेल एज, देखिए वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो होंगी, उसके साथ साथ वो जिस एंगल से, मतलब कि जहां से रेडिएशंस आ रही थी उसके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगी। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले लिख देता हूं, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। देखिए डायरेक्शन ऐसा है, मतलब कि यहां से वेव ऐसी फ्लो होती हुई आ रही थी, ठीक है, एक्स एक्सिस में से वेव फ्लो हो रही, तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इससे भी परपेंडिकुलर होगा और आपस में भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं।
इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं कैसे, जैसे कि मैं यहाँ से चालू करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी देखिए, ठीक है, आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए तो दिक्कत नहीं होगी। सिंपली इस तरीके से देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैक्सिमम पॉइंट ये होगा, और वहीं अब ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बाय एक्सिस में खड़ा हुआ है, और जेड एक्सिस में क्या है, इस तरीके से, ठीक है, जेड एक्सिस में क्या है, इस तरीके से। तो सिंपली ये जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट ये होगा, इसलिए मैंने बनाया, ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी, जिस डायरेक्शन से रेडिएशन आई वो परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों से भी परपेंडिकुलर होगी, और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब इसके बाद तीसरा इन्होंने क्या यहाँ पे पॉस्टुलेट दिए, दो हो गए, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको दूसरा मैं यहाँ पे तीसरा आपको बताता हूँ। तीसरा इन्होंने सिंपली क्या कहा, जो हमारी ये रेडिएशंस होती है, जो वेव्स निकलती हैं, वो सिंपली हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं वेव्स, ठीक है। सिंपली ये थर्ड पॉइंट ये है ना। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 क्या है, नंबर 4 सिंपली देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट से फ्लो करती है क्या, हमारी वेव्स। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए जैसे कि जो सन से हमारे अर्थ तक रोशनी आती है, मतलब कि जो इस लाइट आती है, तो आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो बहुत कम है। उसके बाद जो हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद जो स्पेस है पूरा, वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, आपको पता है कोई भी मीडियम नहीं, बट वहाँ पर भी लाइट ट्रेवल करता है। तो उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया गया कि जब स्पीड ऑफ लाइट की उससे हमारी वेव्स जब फ्लो करती हैं, तो उसी तरीके से इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है फ्लो की। तो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो 4 पॉस्टुलेट है ये किसने दिए, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को समझने के बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। सिंपली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसकी कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि देखिए, इसका अभी एक फ्लो तो हो रही है, मतलब इस तरीके से ये है, तो इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसके जो बीच की डिस्टेंस है हम इसको सिंपली क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है, इन दोनों को क्या कहते हैं, ये जो पहाड़ की तरह इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे है इसको हम कहते हैं ट्रफ। सिंपली जो मैक्सिमम होती है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं ए, जो ऐसा डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ए, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड उसको हम ट्रफ। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ, और ये एम्पलीट्यूड कहते ही हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी वेव से इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है, देखिए पहली चीज़ ये आपको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस होगी किसी भी 2 ट्रफ के बीच की, 2 क्रस्ट के बीच की, उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। एम्पलीट्यूड पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई। उसके बाद एक चीज़ और बच रही है हमारी, वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो सिंपली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी यहाँ पर रेडिएशंस की या फिर किसी भी वेव की, यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन सी, वेवलेंथ, क्रस्ट ट्रफ, वेलोसिटी सी, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड ये ए। तो ये कुछ यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई तो इसके बाद इससे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ कि बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सिंपली हम समझें तो क्या है
देखिए अब जैसा ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो यहाँ पर रेडिएशन हमारी गर्म लोहे से निकल रही हो, जो मैंने आपको बताया था हॉट आयरन से निकल रही हो, और जो हमारी रेडिएशन यहाँ पर बल्ब से निकल रही हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की वेवलेंथ सेम हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बनाया गया वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और उसके साथ साथ जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हमें क्या बना, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना, जो अब आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो उसी के नीचे आप जस्ट देखेंगे 10⁻16 है, 10⁻14 है, 10⁻12, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, 10⁴ तक गया। तो वो जो लाइन है वो किसकी लाइन है, लैम्डा। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, लैम्डा। तो सिंपली ये जो हमें लैम्डा दिया गया है, मैं आपको वेवलेंथ का सिंबल यहाँ पर लैम्डा बताना भूल गया था, तो वो क्या है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ का सिंबल है। अब आपको पता है मैंने क्या कहा कि जो हमारा स्पेक्ट्रम बना वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे बना। तो देखिए आप फिर से इमेज के ऊपर, न्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं आगे की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो हमें आप देख रहे हैं कि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपली इसमें आप देख रहे हैं कि इसके बीच में जो 10⁻16 और 10⁻24 है, इसके बीच में कॉस्मिक रेज आती हैं, ठीक है। उसके बाद गामा रेज आती हैं, उसके बाद एक्स रेज आती हैं, उसके बाद वॉयलेट रेज आती हैं, सॉरी अल्ट्रा वायलेट वेव्स, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं, यूवी रेज हुए। उसके बाद हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा है। विजिबल स्पेक्ट्रा मीन्स जो हम अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेनली देखिए कहाँ पर है, 384, 34, 54, 90 और 560, 590, 650 और 760, ये क्या है, लैम्डा, उसकी वेवलेंथ है। अब इसके बीच में आपको पता है कि आपका स्पेक्ट्रम दिख रहा है कौन सा, बीप गोयर। ये जो हमारे बीप गोयर है ये हमारे 7 कलर्स हैं जो कि हमें रेनबो पे भी दिखाई देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यही हमारे जो 7 है ये हमारे विजिबल है। उसके बाद आप देख रहे हैं 10⁻⁴, ऊपर आप फिर से आ जाइए, तो इंफ्रारेड रेज आती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं। तो इस तरीके से जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये स्पेक्ट्रा जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्पेक्ट्रा आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 चीज़ें क्या पता होनी चाहिए कि जो हमारी 380 से लेके 760 तक लैम्डा की वैल्यू किसके लिए, विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए, वो भी नैनोमीटर में, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए जो वैल्यूज हैं आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती है, 360 से लेके 760 तक, सॉरी 380 से 760 तक, तो नैनोमीटर में इसकी वैल्यू होती है। ये पता होना चाहिए, इसकी रेंज है विजुअल रेंज की। और ठीक वहीं 10⁻⁻16 से 10⁴ तक किसकी रेंज होती है, ये हमारे स्पेक्ट्रम की रेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ये रेंज है और विजुअल रेंज की ये रेंज है। ये लैम्डा जो होता है ये मीटर में है और ये लैम्डा जो है नैनोमीटर में है। तो सिंपली इस तरीके से आपको इतनी रेंज तो पता होनी चाहिए बस। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है। इसने हमें जो यहाँ पर 3 या 4 पॉस्टुलेट दी, ये क्या होते हैं, उसमें से जो सबसे पहला पॉस्टुलेट है बहुत ही यूज का है, उसी के बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिला है किसको, बोर मॉडल ऑफ एटम को, ठीक है। अब इसके बाद हम ये 2 चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन है, तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है इसकी सिंपली लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशंस क्या क्या है, पहली चीज ये जो है इसने सिर्फ वेव नेचर को समझाया, ठीक है, इसने वेव नेचर को समझाया। अब इन्होंने वेव नेचर को समझाया जिसके अंदर इन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को इनने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव थ्योरी में समझा दिया, पहली चीज, ठीक है। पहली चीज इन्होंने, इनकी लिमिटेशन क्या थी कि सिर्फ वो वेव नेचर पे ही एप्लीकेबल है। दूसरी चीज इन्होंने पार्टिकल नेचर को नहीं समझाया, पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के अंदर मेनली मैं कहता हूं कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं, आपकी ब्लैक बॉडी, ठीक है, और दूसरी क्या यहां पर आता है फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चीजें ये नहीं समझा पाए। उसके बाद तीसरी चीज ये नहीं, क्या नहीं समझा पाए, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और आखिरी इन्होंने क्या नहीं समझा पाए जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाए, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया लाइन स्पेक्ट्रा में। ये कुछ चीजें ये क्या कर पाए कि ये नहीं समझा पाए। ठीक है, कौन नहीं समझा पाया यहाँ पर, हमारा ये मॉडल, कौन सा मॉडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, चीज़ों को नहीं क्लियर कर पाए। तो सिंपली इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब आप अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि वहां पर मैं आपको पार्टिकल नेचर बताऊंगा, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इनके दोनों के बेसिस पे हमारी यहाँ पर जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है वो समझाऊंगा, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी समझ जाओगे तो उसके बाद फाइनली आप बोर मॉडल ऑफ एटम में आ जाएंगे। वहां से आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी और यूनिट लगभग एंड में हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से फॉलो करते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे एक और ऐसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके अगले पार्ट में। मेक इजी लर्न इजी।